नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है रीतिकालीन कवि पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम, श्रेष्ठ, सुप्रसिद्ध और विशेष सम्मानित कवि थे। यह वह समय था जिसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपनी प्रभुसत्ता के लिए मराठों, सिखों, नवाबों से लड़ाइयां लड़ रहा था। देश के कुछ भागों पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी। इस समय बंगाल में राजा राम मोहन रॉय आर्य समाज और ब्रह्म समाज के माध्यम से पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नए मूल्यों की स्थापना कर रहे थे। बंगाली और मराठी भाषा में अखबारों का निकलना शुरू हो चुका था। इसी समय उर्दू में मीर, नजीर अकबराबादी और गालिब लिख रहे थे, जिनकी कविताओं में नई समस्याओं पर चर्चा थी। मराठी में गद्य का विकास हो चुका था और उसके जरिए समसामयिक विषयों पर लिखा जा रहा था। क्योंकि अखबार शुरू हो गए थे तो फिर गद्य का प्रचलन शुरू हो चुका था। उस समय का मराठी साहित्य जो है सबसे अधिक प्रगतिशील साहित्य था। ऐसे समय में पद्माकर पर विचार करते हुए थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अब तक रीतिकालीन विषय वस्तु पूरी तरह पिट चुकी थी। पद्माकर ने यहाँ अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें नई चमक लाने की कोशिश की थी। उनका भी ध्यान दरबार से हटकर अब आम जन की ओर आकर्षित हुआ, जहाँ मेलों, ठेलों, तीज त्योहार, होली, दिवाली आदि का वर्णन आता है और एकाध जगह पर फिरंगी विरोध का स्वर भी सुनाई देता है। उदाहरण देख लें आप, ग्वालियर नरेश दौलत राम सिंधिया को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, बांका नृप दौलत अलीजा महाराज का बऊं, साज दल पकड़ी फिरंगिन दबावे वो। तो फिरंगियों के भगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो। जब देश के अन्य भागों में आधुनिक चेतना आविर्भूत हो चुकी थी, हिंदी भाषा में पारंपरिक रीति काव्य ही लिखा जा रहा था। वैसा ही प्रचलन चल रहा था पुराना। राजनीतिक, अब यहाँ पे पता लगता है कि राजा लोग, नवाब लोग अपने पुराने रीतियों में ही डूबे हुए थे। वही दरबारी कवि लिख रहे थे, वही उनसे अपनी प्रशंसा सुन रहे थे। उनको कोई चिंता नहीं थी कि बाहरी शक्तियां आकर देश पर आक्रमण कर रही हैं, उनके ही क्षेत्र पे, भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा किए ले रही हैं। तो यह उस समय की राजनीतिक स्थिति थी। राजनीतिक दृष्टि से बनारस और अवध में कम उथल पुथल न थी, किंतु पद्माकर जिन राजाओं, रईसों के दरबारों में थे, वे इन हलचलों से दूर रीति वृत्ति को लेकर जी रहे थे। रीति वृत्ति यानी वही अपनी पुरानी परिपाटी को लेकर जी रहे थे। मीर और गालिब की तरह वे दरबारों द्वारा अपमानित भी न हुए थे। यहाँ पद्माकर की बात है कि मीर और गालिब की तरह वो दरबारों से अपमानित नहीं हुए थे। नजीर की तरह वे दरबारों में न जाने का निर्णय भी नहीं ले सकते थे। बंगाल और महाराष्ट्र की तरह इधर के इलाकों में कोई नया सांस्कृतिक वैचारिक आंदोलन भी न था जिससे कि पद्माकर प्रभावित होते और अपनी लेखन की धारा को थोड़ा अलग करते रीतिकालीन काव्य धारा से। अतः पद्माकर के काव्य में पुराना नायिका भेद चित्रण ही चल रहा था, जैसा कि रीतिकालीन कवियों में था, प्रचलन था। इसमें कुछ उनके पारिवारिक माहौल का भी असर होगा। क्यों? क्योंकि उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी बहुत समादृत कवि थे। उनके पिता मोहनलाल भट्ट भी कविताएं लिखते थे। वे नागपुर के राजा रघुनाथ राव के यहाँ राज कवि थे। बाद में पन्ना नरेश के गुरु हुए। वे जयपुर दरबार में भी रहे। कविता और राज्याश्रय पद्माकर को विरासत में मिला। उनके जो दादा थे वो भी कविता किया करते थे, लेकिन इनके जो पिता मोहनलाल थे वो कविता से अधिक अपने अनुष्ठानिक और तांत्रिक रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। उनके वंशज अब भी कविता करते हैं और वे अपनी समृद्ध काव्य परंपरा के कारण कवीश्वर कहलाते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह को पद्माकर ने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया था। भट्ट तेलंगाने को बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर सुनामा हो। जोरत कवित्त छंद छप्पे अनेक भांति, संस्कृत प्राकृत पढ़ी जो गुणग्रामा हो। है रथ पालकी गेंद गृह ग्राम, चारु आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। मेरे जान मेरे तुम कान्हा हो जगत सिंह, मेरे जान मेरे तुम कान्हा हो जगत सिंह, तेरे जान तेरो वह विप्र सुदामा हो। यहाँ हर पंक्ति के अंत में जो हो शब्द आ रहा है, इसका अर्थ है मैं की सेंस में आ रहा है कि
तेरे जान तेरो वह विप्र सुदामा हूं कि तुम्हारी समझ में तो मैं तुम्हारा ब्राह्मण सुदामा हूं। ठीक है, तो हों हम मैं की सेंस में है यहाँ पे। और जान आप मेरी जान प्राण ना समझे, जान का मतलब यहाँ समझ में है। मेरे जान मेरे तुम कान्हा हो जगत सिंह, कि मेरी समझ में जगत सिंह, महाराज जगत सिंह आप तो मेरे कान्हा के समान है, और आपकी समझ में मैं आपके विप्र सुदामा की तरह हूँ। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज दक्षिण भारत के निवासी थे। वे लोग उत्तर भारत में आए और यहीं पे बस के रह गए। पद्माकर का जन्म 1753 में सागर में हुआ। अब सागर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सागर मध्य प्रदेश में स्थान का नाम है, ये समंदर वाला सागर नहीं है। पद्माकर सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा महाराज जैतपुर, सुगरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया महाराज पारीक्षित, शुजाउद्दौला के जागीरदास गोसाई, अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर, सितारा के रघुनाथ राव रघुआ, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबारों में रहे थे। बीच बीच में वे अपने घर बांदा भी लौट आते थे और सन 1833 में कानपुर में उनका देहावसान हो गया था। कानपुर गंगा किनारे का शहर है। पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी जी की खूब कृपा रही। उन्होंने अतुल संपत्ति अर्जित की और संग साथ सदा ऐसे लोगों का रहा जो दरबारी संस्कृति में डूबे हुए लोग थे। कहा जाता है जब वे चलते थे तो राजाओं की तरह उनका जुलूस चलता था और उनमें गणिकाएं तक रहती थी, यानी दासियां रहती थीं। हिम्मत बहादुर विरुदावली की भूमिका में दीन जी लिखते हैं, पद्माकर ने अपनी काव्य शक्ति के प्रताप से एक अवसर पर तो 56 लाख रुपए नगद 56 गांव और 56 हाथी इनाम में पाए थे। उस जमाने में 56 लाख बहुत हुआ करता होगा। रघुनाथ राव के पन्ना और जयपुर के रनिवासों में पद्माकर का पर्दा न था, यानी वहां के जो रानियों के महल थे वहां पे रानियां उनसे पर्दा नहीं किया करती थी पद्माकर से। उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर राजसी श्रृंगार किए असूर्य पश्या कई कमनीय कांताओं को उन्होंने नजदीक से देखा था। असूर्य पश्या बहुत सुंदर सा शब्द है, यानी जिन्हें सूर्य तक ने न देखा हो, जिन पर सूर्य की किरणें तक ना पड़ी हों, ऐसी सुकुमार सुंदरियों को, राजकन्याओं को उन्होंने पद्माकर ने देखा था। समय समय पर नागपुर, दतिया, सतारा, सागर, जैतपुर, उदयपुर, ग्वालियर, अजयगढ़ और बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान धनादि मिलता रहा। पन्ना महाराज हिंदुपति ने उन्हें 5 गांव जागीर में दिए थे। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने 1 हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर और कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी। बाद में जयपुर राजा जगत सिंह ने उन्हें दरबार में धन संपदा और आदर भी दिया और साथ में कुछ गांव की जागीर भी दी थी। अपने जीवन के बाद के वर्षों में पद्माकर इतने धनाढ्य हो गए थे कि जरूरत पड़ने पर कई राजाओं और राजघरानों की इन्होंने आर्थिक सहायता तक की थी। सोचिए, दरबारी कवि थे और इतने धनाढ्य हो चुके थे कि कई राजाओं तक को वो आर्थिक सहायता, पैसों से सहायता दिया करते थे। उनके वंशज गुरु कमलाकर कमल और भालचंद्र राव इस कोण से पद्माकर को मुगल युग के भामा शाह जैसा मानते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की सैन्य शक्ति पुनर्गठित करने के लिए अपनी संपत्ति दान दे दी थी। इनकी रचनाओं पे एक गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में इनकी 11 कृतियों का उल्लेख हुआ है। अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर की विरुदावली, ईश्वर पचीसी, गंगा लहरी, जगत विनोद, जमुना लहरी, पद्माभरण, प्रबोध पंचाशिका, राजनीति, राम रसायन, लिलहारी लीला और विरुदावली। इनमें लिलहारी लीला और प्रबोध पंचाशिका पद्माकर की प्रामाणिक रचनाएं नहीं हैं। महाराज ग्वालियर के नाम पर उनका बनाया हुआ आलीजाह प्रकाश भी मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, रीत्यकालीन कवि देव के बारे में हमने चर्चा की थी। वो क्या करते थे कि एक आश्रयदाता से दूसरे आश्रयदाता के पास जाते थे तो अपने पुराने ग्रंथ में ही छंदों को थोड़ा इधर उधर करते थे और नए ग्रंथ में नाम बदल के उन छंदों को रख देते थे और वो नए राजा की प्रशस्ति चल पड़ती थी, उनमें नए राजा की प्रशस्ति के लिए ग्रंथ मान लिया जाता था। तो ऐसा ही इनका भी है।
जगत विनोद और आलीजाह प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। आलीजाह प्रकाश में जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दों के अंतर के साथ रखे गए हैं। जगत सिंह की प्रशस्ति, जगत सिंह जो राजा है उनकी प्रशस्ति के स्थान पर आलीजाह की प्रशस्ति रख दी गई है। प्रशस्ति यानी प्रशंसा कर दी गई है, बस नाम बदल दिया गया है। गुण तो लगभग सभी राजा एक से ही सुनना पसंद करेंगे अपने। वास्तव में उनकी कीर्ति दो ग्रंथों पर निर्भर है, जगत विनोद और पद्माभरण। कहा जाता है जीवन के अंतिम समय उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, अपभ्रंश में कहें तो कोढ़ हो गया था, जिससे वह गंगा जल के औषधि मूलक प्रयोग के बाद स्वस्थ भी हो गए थे। हमने देखा कि वो अंतिम समय में अपने कानपुर जाके बस गए थे, गंगा किनारे का शहर था, गंगा जल सहज उपलब्ध होगा वहां पे, तो उसका औषधि मूलक प्रयोग करते होंगे, औषधियों में वो प्रयोग करते होंगे और वो स्वस्थ भी हो गए थे उससे। अपने जीवन काल की अंतिम रचना उन्होंने क्या लिखी फिर? गंगा को समर्पित करते हुए गंगा लहरी ये लिखकर कानपुर में गंगा किनारे वे लगभग 7 वर्ष रहे और 80 वर्ष की आयु में सन 1833 में इनका निधन हो गया। 1833 वो वर्ष था जब राजा राम मोहन राय का भी निधन हुआ है। राजा राम मोहन राय प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं हमारे इतिहास में। ये दोनों समकालीन थे, पद्माकर और राजा राम मोहन राय। सागर में तालाब घाट पर पद्माकर की मूर्ति स्थापित है। अब आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बात हुई कि सागर में तालाब घाट पे पद्माकर की मूर्ति है। सागर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, मध्य प्रदेश में एक स्थान का नाम है और वहां पे तालाब घाट होगा जहां पे कि उनकी मूर्ति स्थापित है। इनके समस्त काव्य को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, प्रशस्ति काव्य, रीति काव्य, भक्ति काव्य। असल में प्रशस्ति काव्य और भक्ति काव्य काव्य नहीं है, काव्याभ्यास मात्र है। यानी जिस काव्य में सही और असली भाव ना हो तो उसे काव्य मानना आत्मगवारा नहीं करती कि वो सही में सच्चा काव्य है। तो सच्चा काव्य तो इन्होंने रीतिकालीन काव्य लिखा, नायिकाओं पे लिखा, राधा कृष्ण पर लिखा, तो वही इनका असली और सच्चा काव्य है। वास्तव में वे नायिका भेद के ही कवि हैं। पद्माकर के समय हिंदी काव्य में इतिहास ठहर गया है। इस ठहराव के बाद हिंदी कविता और साहित्य आधुनिक की ओर मुड़ जाता है। यानी मैं बता दिया गया है आपको पहले ही, पद्माकर जो है रीतकालीन काव्य के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। और भी छोटे मोटे चलते रहे होंगे, लेकिन इसके बाद जो परंपरा थी वो टूटने लगी रीतिकालीन, और जो इतिहास था वो खुद को बदल रहा था और आधुनिकता की ओर सब लोग आगे बढ़ रहे थे, तो साहित्य भी उससे अछूता नहीं था। इनके प्रशस्ति काव्यों में जो कुछ कहा गया है वह इतना रूढ़िग्रस्त और अयथार्थ है कि उन्हें काव्य नहीं कहा जा सकता। यथार्थ तो होना ही चाहिए। न तो हिम्मत बहादुर की अप्रशस्ति काव्य यानी राजाओं की प्रशंसा में जो काव्य लिखा इन्होंने वो रूढ़िग्रस्त है और अयथार्थ है, यानी सच नहीं है। न तो हिम्मत बहादुर की लड़ाई का कोई बड़ा उद्देश्य था और न प्रताप सिंह का। ऐसे भूपतियों की प्रशस्ति खोखली होना स्वाभाविक है। एक उदाहरण देख लें इनका, इस तरह के काव्य का। वज्जत जय डंका गज्जत बंका लंका लो अरि गए, सन सानी अतंका करिसत संका सिंधु सपंका तरे तरी गए। यानी अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है कि राजा का डंका बजा नहीं कि शत्रु लंका तक पलायित हो गए। तो इसमें बढ़ा चढ़ा के बस यूं ही बता दिया गया है राजाओं के बारे में। वास्तविक काव्य इनका रीति काव्य है। पद्माकर नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों को ऋतुओं त्योहारों से जोड़कर श्रृंगार वर्णन को उत्साह पूर्वक बना देते हैं। इसके फलस्वरूप शारीरिक आकर्षण के साथ साथ मानसिक आकर्षण भी संगुम्फित हो उठता है। फाग जो है उनका सबसे प्रिय त्योहार है और लेखन में प्रिय विषय है। इसके 2 बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको अभी देती हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है सुन के। या अनुराग की पाग लखी जहां रागति राग किशोर किशोरी, त्यों पद्माकर धाली धली फिरी लाल ही लाल गुलाल की झोरी, जैसी की तैसी रही पिचकी कर काहू न केसरी रंग में बोरी, गोरे न के रंग भीज गो सांवरो सांवरे के रंग भीज गो गोरी। कि गोरी के रंग में सांवरे यानी श्री कृष्ण भीग गए हैं और सांवरे के रंग में गोरी भीग गई है। तो ये जो है पाग
होली का त्यौहार उनका पसंदीदा त्यौहार है। इस पे इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पदों की रचना की है। अगला एक और सुने, बहुत सुंदर है, मेरा फेवरेट है, कई बार पढ़ेंगे, आप भी आनंद में डूबेंगे और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। फाग की भीड़ अभीरन ते गही, फाग की भीड़ अभीरन ते गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पदमाकर, ऊपर नाए अबीर की झोरी। छीन पितंबर कमरते, सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। नैन नचाए कहे मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। नैन नचाए कहे मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। पद्माकर की भाषा उस समय के अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक लोकोन्मुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में उनकी भाषा की सब प्रकार की जो शक्तियां हैं, सब प्रकार की शक्तियां, उस पर पद्माकर का अधिकार दिखाई पड़ता है। गंगा प्रसाद सिंह के अनुसार वह मक्खन मिश्री एवं मधु मिश्रित लड्डू के समान है, जो मुख में रखते ही कंठ के नीचे उतर जाती है और मन और प्राण को शीतल कर संतुष्टि देती है। इनकी भाषा भावानुकूल है, वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए ओजपूर्ण, श्रृंगार के लिए मधुर और भक्तिपरक रचनाओं के लिए प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। शुक्ल ने उनके ग्रंथ जगत विनोद की प्रशंसा करते हुए लिखा है, वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। यानी सबसे सुंदर श्रृंगार रस को अगर आपने देखना हो तो जगत विनोद पढ़ लें एक बार। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक एवं हाव भावपूर्ण विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। कहीं इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, तो कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, तो कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य मात्र को विश्रांति की छाया दिखाती है। उनकी भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। निस्संदेह पद्माकर रीतिकाल के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। रीतिकाल के कवियों में साहित्य समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल में बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी हैं। देश में जैसा उनका नाम गूंजा, फिर आगे चलकर किसी और रीतिकालीन कवि का नहीं गूंजा। शुक्ल के शब्दों में मूर्ति विधान करने में, यानी चित्र और बिंब निर्माण करने में पद्माकर की महारत बिहारी जैसी थी, और भाषा की एक रूपता में वे तुलसीदास के समकक्ष थे। यानी भक्तिकालीन श्रेष्ठ कवि तुलसीदास और रीतिकालीन श्रेष्ठतम कवि बिहारी की इन दोनों कवियों के गुण जो थे वो पद्माकर में थे। कवि के इतने परिचय के बाद उनकी कविताओं को समझने के लिए विस्तृत भूमि उपस्थित हो जाती है। आप सोचते होंगे कि पुस्तकों में तो कवि परिचय एक एक पेज का होता है, मुश्किल से मैडम इतना लंबा करके बता देती हैं। तो छात्रों को मैं बता दूं कि जितना अधिक गहराई से आप किसी कवि से परिचित होंगे, उतना ही उनके लेखन का आप आनंद उठा सकते हैं। और रीतिकालीन कवियों के विषय में तो और गहराई की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रज भाषा यहाँ हिमाचल के क्षेत्रों में आपकी अपनी भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो आपको समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम पद्माकर के 3 पदों के साथ उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।